हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज जो है हम लोग लेक्चर 11 देख रहे हैं वेक्टर का। पिछले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन वगैरह पढ़े थे। आज हम लोग उसका एप्लीकेशंस देखेंगे, उस पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह को देखेंगे। फिर जो है लास्ट में आपको पढ़ना है कि 3 डायमेंशन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई जे के में कैसे लिखेंगे, और उसके बाद आपका वेक्टर का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। वैसे तो देखो वेक्टर एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो तुमको आगे भी जो भी चैप्टर पढ़ोगे सब में उसका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सपोज करो क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j, वेक्टर b इक्वल टू 8i + 6j। सपोज करो तुमसे पूछा गया फाइंड a क्रॉस b एंड एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देगा और कहेगा फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is formed by the vectors a and b। है ना। देखो सुनने में क्वेश्चन अलग जरूर है लेकिन ये भी वही क्वेश्चन है। एरिया भी जब पूछा जाए ना तो a क्रॉस b है, समझो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वही क्वेश्चन ये है। हाँ, इसमें एक अलग क्वेश्चन ये है कि एंगल बतलाओ a और b के बीच का क्या होगा। देखो जैसे a क्रॉस b निकालना, a कितना है 3i + 4j, क्रॉस b कितना है 8i + 6j। देखो क्या करो, सबसे अच्छा तरीका क्या, ऐसे एक सर्कल बना लो i j k, है ना। याद करो i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, उल्टा चलोगे i क्रॉस k - j, ऐसे पढ़ा था ना। चलो a क्रॉस b, तो देखो i क्रॉस i तो 0 होता, i को j से करोगे कितना हो गया 18 हो गया, और i क्रॉस j k होता। देखना j को i से करोगे 4 × 8 32, j क्रॉस i होता है -k, और j क्रॉस j तो 0 होता, वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो कितना आ गया जी, a क्रॉस b कितना आ गया -14k आया क्या, -32 + 18। सोचो तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो केवल k तो है तो मैग्नीट्यूड 14 हो गया। मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, 14 हो गया। यानी अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछे तो 14 यूनिट हो गया। अब यूनिट जो भी हो, अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो a क्रॉस b तो निकाल लिया। अब एक और एडिशनल क्वेश्चन है इसमें, समझा ना। a क्रॉस b भी हो गया और यही आंसर किसका हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब थोड़ा देखना, आगे तुमसे पूछा जा रहा है कि a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो a क्रॉस b, याद करो मॉड a मॉड b sin थीटा पढ़े हो ना, और यहाँ मॉड दे दो। अगर मॉड नहीं दोगे तो फिर n कैप लिखना पड़ेगा। हमको n कैप का तो ज़रूरत नहीं, हमको तो एंगल निकालना है a और b के बीच का। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आया है, तो 14 आया है। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो कैसे निकालें,
3a² प्लस 4a²। बोलो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8a² प्लस 6a² साइन थीटा। 14 इक्वल टू 5। ये क्या आ गया जी? है ना 5, समझा ना? 25 हुआ तो ये 100 हो गया 10 साइन थीटा। देखो तो कितना आसान है। साइन थीटा इक्वल टू 14/50 या कहो 7/25। नहीं तो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स 7/25। है ना आसान? चलो बंद हो गया। चलो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, ए क्रॉस बी पूछा गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा गया। देखो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि अगर आई जे के में वेक्टर लिखा हुआ रहे ना तो डिटर्मिनेंट मेथड से ट्राई करोगे ना तो जल्दी बनता और उस पर प्रैक्टिस कर। लेकिन केवल आई जे रहे ना, जो पिछला एग्जाम्पल लिए, तो डिटर्मिनेंट मेथड वहाँ पे थोड़ा तुम्हारे लिए टाइम टेकिंग ही हो जाता है। तो देखो ए क्रॉस बी निकालना है। क्या सिखाए थे डिटर्मिनेंट मेथड में? 2 ठो लाइन खींचो, लिखो आई जे के 1 2 -2 तो 1 2 -2 4 1 3 है ना। देखो अभी हम तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बता रहे हैं, बताएंगे कुछ अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर भी एडिशनल मुझे बताना है, कुछ और भी क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के। कैसे पता करेंगे वेक्टर को प्लेनर है कि नहीं है? बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में कहना ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में बतलाओ तो सब क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। लेकिन अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे ना उसका हम प्रॉपर्ली एप्लीकेशन तुमको सिखा दे रहे हैं। तो देखो जी, जो रूल सिखाए थे अगर मान लो याद नहीं है तो पिछले क्लास वाला एक बार जो है वीडियो को फास्ट करके ही देख लेना। देखो पहले आई लिख लिए, क्या रूल सिखाए थे? आई लिख लिया। अब 2 × 3 6 माइनस 1 × -2 तो -2, बस है ना आसान। आप चलो जे लिखो तो -j, फिर ब्रैकेट दे दो, जे वाला लाइन खत्म करो। 1 × 3 तो 3 -4 × -2 -8। देख लो। अब चलो तीसरा स्टेप, तो के लिखो, के ब्रैकेट दो, ये वाला लाइन छोड़ दो। 1 × 1 तो 1 -4 × 2 8। बतला दो क्या हो गया? ए क्रॉस बी क्या हो गया जी? 8i। और क्या हो गया? -11j और -7k। बोलो बन गया क्या? तो ए क्रॉस बी √8a² -11a² -7a²। बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? है ना, क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64, 121 49। अब इसको तुम ऐड कर लो, है ना। 1 9 हो गया, 10 4 14। अब 5 2 7 6 13 और देख लो √234। अब जो है तुमसे पूछा जा रहा, अगर केवल ए क्रॉस बी पूछा जाता तब तो यही हम लोग लिख करके छोड़ देते, लेकिन तुमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो। तो बोलो तो ए क्रॉस बी का डिफिनीशन है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बोलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? देखो ना, √234। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? तो 1² 2² -2² तो 1 + 4 + 4। जल्दी बोलो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 16 + 1 + 9 साइन थीटा। देखो तो ये कितना आता है, सॉल्व करो इसको। तो √234, ये देखो ना, ये तो 9 है और 9 1 10 यानी कि 26 × 9 साइन थीटा। थोड़ा बढ़िया से देखो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया जी, 234 ही आ गया क्या? मल्टीप्लाई करके देखो तो आया कितना? देखो साइन थीटा हो गया 1, दोनों कट गया 1 ना, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, है ना आसान। यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एक बात तुमको बता दे रहे, ये अगर केवल एंगल पूछा जाए ना तो क्रॉस प्रोडक्ट ठीक नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट से काम करोगे ना तो बहुत जल्दी निकल जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर ए डॉट बी निकालता तो थोड़ा याद करो तो डॉट में क्या पढ़ा था, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई को आई से करोगे 1 × 4 4, 2 × 1 2 और 3 × 2 -6। देखो देख लो, -2 × 3 -6 हुआ ना। देखो तो ये जीरो आया क्या? ए डॉट बी कब जीरो होता है जी? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्ट बोल सकते हो ना, थीटा 90 हो गया। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में केवल एंगल पूछे ना तब क्रॉस से मत बनाना, डॉट से बनाना। लेकिन इस क्वेश्चन ही में पूछा ए क्रॉस बी क्या होगा, एंगल बिटवीन, तब तो मजबूरी है कि हम इसी मेथड से बनाएंगे, है ना। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे तुमको लगेगा ना कि अरे भाई ये तो हम नाम ही नहीं सुने थे, बनाए कैसे। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए क्वेश्चन पूछने वाला जो है वो जानबूझ करके कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि तुमको लगे ना कि ये कुछ नया क्वेश्चन है। अब तुम ऐसा समझो कि तुम स्टैंडर्ड 5 में पढ़ रहे हो और तुमको कोई स्टैंडर्ड 10 का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला करके दे दिया कि सॉल्व करो। तुम अगर नहीं सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमको आता नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। सही बात तो ये है कि अभी हम उसको पढ़े ही नहीं, जब पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। जैसे देखो कोई बुक में देखोगे ना तो टीचर इसी पार्ट में तुमको कह देंगे टॉर्क निकालो, फोर्स मोमेंट निकालो। ये अलग बात है कि ये सब रोटेशन का टॉपिक है, टॉर्क वगैरह का ज़रूरत वहाँ पड़ता है। लेकिन अब पूछ दिया गया है, अब तुमसे भी तुम्हारा कोई फ्रेंड पूछ दिया, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, थोड़ा ये क्वेश्चन बनाओ। तो अब तुमसे नहीं बना तो तुम्हारे दिमाग में लगता है कि लो भाई मेरे से क्यों नहीं बना। तो एक्चुअल में उस सबसे कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट से ही बनता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़े ना है कि तुम अभी सब कुछ पूरा फिजिक्स पढ़ के बैठ गए हो। ये कोई भी व्यक्ति कहीं से भी क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पूछेगा तो हम बता देंगे, बिल्कुल नहीं। हम वो टूल्स को समझें कि क्रॉस निकाला कैसे जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ क्रॉस का। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तुमसे कोई कह दिया कि एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है 4I + 3J, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ ओरिजिन है और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको R बोला गया है, और R का वैल्यू दे दिया सपोज करो 2I + J + 2K। पूछा गया तुमसे फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन P विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये WRT लिखे ना तो इसको पढ़ा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू O। अब देखो पहले तो तुमको समझ ही में नहीं आया ये है क्या, तो खैर अभी समझना भी नहीं, और अभी हम समझाएंगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत ही है। देखो टॉर्क बोला जाए या फोर्स मोमेंट बोला जाए या मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाए, ये सब एक ही बात है।
देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो बुक लिखते हैं उन लोगों के बीच भी आपस में कंपटीशन होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बीच भी आपस में कंपटीशन होता है। तो वो बुक लिखने वाला ये सोचता है कि हम कौन ऐसा बात लिख दें कि स्टूडेंट ये समझे कि बाकी लोगों के तुलना में मेरा बुक ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो काम करने से स्टूडेंट के ऊपर क्या गुजरता है वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम ही कोई काम करने निकलो और एकदम पूरी तरह से नर्वस हो जाओ तो तुम्हारा आत्मविश्वास जो है ना वो खोने लगता है। इसलिए टीचर हों या बुक के राइटर हों, उनको ख्याल रखना चाहिए कि जिस चैप्टर का जो कंटेंट है उसको कम से कम पहले वाला चैप्टर में तो नहीं दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट उसको जानता नहीं है, वो झूठ मूठ के फ्रस्ट्रेट होगा कि अरे हमको तो आ नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जानो, बस हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा एक दो बात सिखा दे रहे हैं कि ये जानो कि ये तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, मैंने अभी का नहीं है, ये आगे के पोर्शन ही, वेक्टर का कंटेंट नहीं। लेकिन बाय द वे तुमसे कोई पूछे टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क होता है R क्रॉस A, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क बोलते हैं। R जो है ना वो मीटर में है और फोर्स न्यूटन में। तो R कितना है 4I प्लस 3J क्रॉस F, ओ सॉरी R जो है, देखो गलत लिखा गया, R कितना है 2I प्लस J प्लस 2K और क्रॉस F कितना 4I प्लस 3J। बस वो कितना सिंपल है। चलो फटाफट काम करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है ना तुमको, I क्रॉस I 0 होता है, I को J से करो 6, I क्रॉस J K। चलो I वाला काम खत्म, J को लो, J यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो 4, और J क्रॉस I होता है माइनस K। J क्रॉस I क्या होता है माइनस K, और J क्रॉस J तो 0 होता है, तो चलो उसको तो करो मत। 2 × 4 8 और K क्रॉस I, सोचो K क्रॉस I, तो K क्रॉस I J होता है। अब 2 × 3 6, K क्रॉस J माइनस I, बस देख लो कितना आया माइनस 6I प्लस 8J, ये कितना हो गया जी प्लस 2K। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा 6A स्क्वायर 8A स्क्वायर 8A स्क्वायर 36 प्लस 64 प्लस 64, ओ सॉरी यहाँ 2A स्क्वायर करो, हाँ देखो तो कितना आ गया जी, तो 104 हो गया ना, बस यही तो आंसर हो गया ना। टॉर्क कितना न्यूटन मीटर हो गया। चलो समझ गया इसको। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में तुमसे पूछे ना टॉर्क निकालो, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा है ना पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। हाँ एक बात याद रखना, R क्रॉस F निकालना, F क्रॉस R मत निकाल देना। बहुत बार आंसर I J K के ही टर्म में लिखा रहता है, तो यही आंसर हो जाता है। चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो जैसा कि बतलाया कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ना तो अलग अलग चैप्टर में है, लेकिन बहुत से बुक में जो है वो वेक्टर चैप्टर में ही दिया हुआ है, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि एक है पॉइंट A, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया। मान लो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है I प्लस 2J प्लस 2K। दूसरा है पॉइंट B, इसका भी पोजीशन वेक्टर दे दिया 4I प्लस 3J माइनस K। सपोज करो तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में
ए पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, है ना, पार्टिकल को ए से बी पर ले गए विद द हेल्प ऑफ फोर्स F इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस के। सपोज करो फोर्स दे दिया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया, फाइनल पोजीशन पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा वर्क बतलाओ। चलो जी, तो बहुत विचित्र हो गया। क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। एक नज़र में तो लग रहा है कि बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन तो छू मंतर है, भले वो तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब तुम वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे ना तो उसमें भी मिलेगा। देखो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तत्काल तुम यही जानना कि वर्क जो होता है ना, वर्क जो होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो सोचो पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आया, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो मुझे फोर्स तो चाहिए ही, तो फोर्स तो मालूम है ही, चलो इतना न्यूटन है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसा यूनिट समझो न्यूटन है, और ये सब जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ, ठीक। एस निकाले कैसे? तो सोचो R1 में एस को ऐड करोगे तो R2 मिलेगा ना। इस फिगर को देख के लिख सकते हो ना, R1 प्लस एस इक्वल टू R2, यानी एस हो गया R2 माइनस R1। यानी अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल को माइनस कर लो। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फिगर बना ही के पूछेगा, वो लिटरेचर में भी लिख देगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज फ्रॉम R1 टू R2, ठीक ना। R1 दे दिया, R2 दे दिया, कह रहा पोजीशन वेक्टर R1 से चेंज होकर R2 हो गया। बतलाओ अगर फोर्स इतना लग रहा हो तो वर्क कितना होगा। तो चलो पहले तो R2 माइनस R1 निकालें। R2 कितना? 4i प्लस 3j माइनस के। R1 कितना? i प्लस 2j प्लस 2k। बोलो 4i माइनस i 3i, 3j माइनस 2j j माइनस के माइनस 2k माइनस 3k। चलो एस निकल गया, और फोर्स तो ऑलरेडी मालूम है ही, चलो एक बार लिख दे रहे हैं फिर 2i प्लस 3j प्लस k। और जैसा कि अभी तुमको बतलाए हैं कि वर्क निकालना हो तो वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट निकालना तो बहुत आसान होता है, i को i से, j को j से, k को, बोलो i को i से करेंगे 6, j को j से करेंगे, बोलो क्या हो गया 3, क्योंकि i डॉट i1 होता है, j डॉट j1, k डॉट k1, i को j से k से करने पे तो 0 होता है, और चलो k को k से करेंगे -3। देखो तो 6 जूल हो गया क्या? देखो ये दोनों जो क्वेश्चन बतलाए ना, सही मायने में वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ वेक्टर के हेल्प से बनता जरूर है, लेकिन ये वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ बात जानो, जो वेक्टर का इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में जो फर्क होता है, जैसे अगर लिखा हुआ कहीं मिल जाए b इक्वल टू m इंटू ए, तो क्या तुम ये लिख सकते हो m इक्वल टू b बाई ए? अलजबरा में तो ऐसे करते हैं ना, तो बोलेंगे कि नहीं लिख सकते, क्योंकि
दो वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हाँ तुम ऐसे जरूर लिख सकते हो मॉड बी बाई मॉड ए, ठीक ना। मॉड लग जाने के बाद तो मैग्नीट्यूड केवल हो जाता है, मैग्नीट्यूड का तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, यानी ये लिखना सही है। चलो ध्यान से देखना, अगर तुमसे कोई कहे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C, बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C बाई B, या सोचो क्या ऐसा लिख सकते हैं मॉड A इज इक्वल टू C बाई B, या मॉड A इज इक्वल टू मॉड C बाई मॉड B। बोलो कौन लिखना सही? तो बोलेंगे ये तो गलत है, दो वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं होता। सही बात तो ये है कि ए भी गलत है, ए भी गलत है। कहोगे ये भाई कैसे गलत है? तो देखो ये ए इंटू भी नहीं है, ये क्रॉस भी है। तो ए क्रॉस भी है तो इसको तुम इंटू जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो। हाँ अब थोड़ा समझना क्या लिख सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल, जो लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड वही राइट, इतना लिख सकते हो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या जानते हो? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब इसको इंटू पढ़ सकते हो, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू, अब ये अलजबरा हो गया। जैसे तुम ऐसे सोचो, तुमसे कोई कहेगा log x इजकल टू 5, तो क्या बोल दोगे? x इजकल टू 5 बाई लॉग बोल दोगे। कोई कहे साइन थीटा इजकल टू मान लो कि 0.5, तो थीटा क्या बोल रहे हो? 0.5 बाई साइन, ऐसे लिखा जाता है क्या? मतलब ये सब तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो याद रखना जब a क्रॉस b रहे, a डॉट b रहे, तो तुम उसको अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लाना चाहते हो तो उसको ब्रेक करना होगा। तो ये मॉड c, अब बतलाओ मॉड a कितना हो गया जी? तो मॉड c बाई मॉड b साइन थीटा, ये लिखना सही है। देख लो बढ़िया से, मॉड ए इजकल टू मॉड सी बाई मॉड बी साइन थीटा। बाकी ये सब चीज़ लिखना गलत है, यानी कि समझ लेना ये इंटू नहीं है, इंटू फॉर्म में लाना है तो ये लाओ और अब अलजबरा जैसा काम करो। ठीक है, ये काम करेगा तुमको। पहले इसको तुम नोट कर लो, इसके आधार पे एक क्वेश्चन बताते हैं। देखो कोई भी काम करने के लिए दो चार जो है ना इन बिल्ड क्वालिटी होना ज़रूरी है। जैसे न्यूमेरिकल्स तुम बना रहे हो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? तुम्हारे पास कंसेप्ट तो होना चाहिए, ठीक ना। सेकंड क्या है? उसका जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, जो यूज है, वो मुझे आना चाहिए। और एक चीज़ ये भी जानो, तीसरा जो स्टेप है ना वो तुम्हारा पेशेंस है। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है ना कि उनमें टैलेंट तो है लेकिन उनमें कोई धैर्य नहीं है, वो तुरंत बेचैन हो जाते हैं, नहीं बना है चलो किताब फेंके, ये किए वो किए। तीसरा स्टेप पेशेंस है और फोर्थ स्टेप जो है ना वो तुम्हारा डेयरिंग पावर है, साहस है, हिम्मत है। मतलब कि अगर तुम में धैर्य और साहस है तो एक बात तो ज़रूर है कि बहुत कठिन भी कोई क्वेश्चन दिखे तो तुम कम से कम आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बने ना बने क्या फ़र्क पड़ता है, वो बाद की बात है ना। पहले तो तुम में से ज़्यादातर स्टूडेंट तुम, अच्छा एक चीज़ सोचो, तुम किस क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन बोलते हो? हार्ड क्वेश्चन पहला फर्स्ट नज़र में तुम हार्ड उसको बोलते हो जो 10-15 लाइन 20 लाइन में लिखा हुआ हो तो हार्ड हो गया, है ना। फिर या तो इस तरह से कुछ लिटरेचर यूज कर रहा हो, कंटेंट यूज कर रहा हो जो मुझे एक नज़र में समझ में नहीं आए तो वो हार्ड हो गया। तो तुम ऐसे समझो ना, जो चीज़ तुमको आता है और वही तुमसे बार बार पूछा जाए तो क्या तुम में कोई इम्प्रूवमेंट होगा?
याद रखना, इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए ज़रूरत होता है कि हम कुछ चैलेंजेबल क्वेश्चन लें, ऐसा क्वेश्चन लें जो हमको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे। एक चीज़ और जानना, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये होता है ना कि सर हम तो बहुत देर तक इस क्वेश्चन पे सर सोचते रह गए, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, बना ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट चला गया। तो तुम भ्रम में हो, सही बात नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन तुम ट्राई कर रहे हो, ठीक ना, एक रियल में तुम ट्राई कर रहे हो। नहीं बना तो तुम क्या करते हो, थोड़ा कॉपी देखते हो, उससे भी नहीं तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हो, है ना। इसी बहाने तुम इधर उधर कुछ कुछ देखने की कोशिश करते हो सके शायद वो फाइनली नहीं बना, नहीं भी बना ना तो वो तुमसे बहुत काम करवाया, तो इसी बहाने बहुत सा ऐसा भी चीज़ पढ़ लिए जो हम नहीं पढ़े थे, जो नहीं जाने थे, इसी बहाने वो सब तो देख लिए। और अगर बाय द वे वो बन गया तो वही चीज़ तुमको कॉन्फिडेंस देता है। देखो हम कितना भी तुमको पढ़ाएंगे ना, मेरा पढ़ाया हुआ कभी तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं हो सकता है। वो तुम्हारा इंस्पिरेशन हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। कारण कि ये कभी ऐसा है कि अब कोई विराट कोहली को रन बनाते देख रहा है, रोहित शर्मा को रन बनाते देख रहा है और कॉन्फिडेंस तुमको आ रहा है कि हाँ हाँ आपकी तो हम सेंचुरी मार ही देंगे, चलो ग्राउंड में। नहीं, देखना अच्छा लगेगा, 1 मिनट के लिए लगेगा भी कि बैटिंग कर रहा है भाई, रने बनाना सबसे आसान काम, लेकिन हकीकत वो ऐसा नहीं होता है। एक साधारण काम भी जो होता है ना, जो आदमी कर रहा होता है, जिसको तुम शायद इग्नोर भी करते हो, नहीं हो तो कुछ नहीं तो एक रोटी ही बना के देखना ना, जो तुम्हारी माँ रोटी बनाती है, वो कितना सुंदर एकदम गोल गोल बना देती है, और तुम जब लेते हो तो कहाँ से कहाँ वो कौन कौन देश का नक्शा बन जाता है। काहे बन जाता है? क्योंकि उस पर तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, और वही झुंझलाहट में छोड़ दोगे तो तुम कभी नहीं सीखोगे। तो चलो अब अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ना, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछने वाला जो है ना, तुम्हारा नॉलेज का टेस्ट कम कर रहा है, तुम्हारा पेशेंस का टेस्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी। अब चलो, जैसे ही तुम पहला लाइन पढ़ा, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अब जानते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? चार्ज पार्टिकल, चार्ज कहाँ पढ़ाएं? चार्ज का तो कोई पढ़ाई ही नहीं हुआ, तो कैसे बनेगा? अरे तो बिल्कुल नहीं, तुम आराम से खाली क्वेश्चन पढ़ लो ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए, ऐसे फील्ड में प्रोजेक्ट किए जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तुम और कहोगे अब आप तो और नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब 12th का बात करने लगे। कोई बात नहीं, केवल आराम से सुनो। देखो जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट किए ऐसे फील्ड में जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन की ओर, मैग्नेटिक फील्ड जो है y डायरेक्शन की ओर है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड से वो B को डिनोट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से E को डिनोट। केवल आराम से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का फॉर्मूला है QE QV क्रॉस B। अब देखो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, भाई ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं थे, उसमें भी फोर्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, क्या क्या बात करने लगे। देखो ये होता ही है, कोई भी नया नया जब सीखता है ना तो उसको लगता है वैसा इक्वेशन ही देख करके वो घबरा गया, और नहीं तो इसी का लिख दिया, नाम लिख दिया कि दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब तुम्हारा और कंफ्यूजन बढ़ गया। तो इस तरह से बिल्कुल मत सोचना कभी भी, ठीक ना। ऐसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम हमेशा ये सोचना क्वेश्चन पूछने वाला दिया क्या है और उसको निकालने के लिए क्या कर रहा है। ऐसे अप्रोच लोगे ना तुम एकदम कूल भी रहोगे, प्रॉब्लम बनेगा भी। हाँ,
कह रहा है वेक्टर ई जो है वो एक्स में है। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ई का मतलब इंग्लैंड हो, उससे क्या लेना देना है। समझो ई किधर डायरेक्टेड है, एक्स में। वेक्टर बी किधर डायरेक्टेड है, वाई में। ये क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कह रहे। कह रहा है बतलाओ ये भी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा जिससे कि फोर्स जीरो हो जाए। यानी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, फोर्स जीरो हो जाए। चलो फोर्स जीरो हो जाए, क्यू कॉमन निकाल लो, ठीक ना। ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बढ़ो ना, वो अपने आप ही बन जाएगा। क्या कह रहा है, फोर्स जीरो हो जाए तो भी बतलाओ। तो देखो इस क्यू को इधर लाएंगे, जीरो बाई क्यू तो जीरो, यानी हो क्या गया, ई प्लस भी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई इजकल टू इधर ले जाए माइनस भी क्रॉस बी। बोलो, अच्छा ई इजकल टू माइनस को हटा दें, बी क्रॉस भी बोले क्या। बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं, बी क्रॉस भी। माइनस हटाना है, इसको इधर ला दो, इसको इधर ले जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट में देखना सिखाए थे। निकालना क्या है, तो निकालना वेलोसिटी है। तो क्या लिख दे, ई बाई बी लिख दें। तो अभी ना तुमको सिखाए थे कि क्रॉस सही है, ये इंटू नहीं है। हाँ, तुम इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहे हैं। इतना जान रहे हो ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड होगा वही राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, मॉड ई बी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, मॉड बी मॉड भी साइन थीटा, है ना। मॉड है इसलिए एन कैप लिखने की जरूरत नहीं। देखो जी, मॉड ई को केवल ई भी लिखो, ऊपर एरो ना लिखो तो गलत तो नहीं है। मॉड बी को केवल बी लिखो, एरो मत लिखो, बी भी साइन थीटा। बोलो, कुछ गलत है क्या। निकालना क्या है, तो निकालना वेलोसिटी है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, e बाई बी साइन थीटा। पूछा जा रहा है अब आगे तुमसे कि इस v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये जो हम तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 18 नंबर एससी वर्मा का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, जो वेक्टर चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, पेज नंबर 29 में जो तुम्हारा क्वेश्चन है। अब तुमसे पूछा जा रहा भी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलोगे कि व्हेन साइन थीटा इज 1, चलो दिमाग में आया साइन थीटा 1। याद रखना, साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। कितना भी डिग्री हो एंगल में, 1 से ज़्यादा साइन का वैल्यू कभी नहीं। तो सोचो, साइन थीटा जितना ही ज़्यादा होगा भी उतना ही कम होगा। यानी बोलेंगे व्हेन साइन थीटा इज 1, यानी ये भी बोलोगे ना, थीटा 90 बोल सकते हो। अच्छा एक बात बतलाओ, नहीं थीटा है क्या, तो थीटा है बी और भी के बीच का एंगल। बी और भी के बीच का एंगल अगर 90 ले लो तो साइन थीटा जितना ही ज़्यादा होगा भी उतना ही कम। तो बोलेंगे व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, भी इज मिनिमम, ठीक ना। भी का वैल्यू कम से कम होगा और भी का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया जी, तो ई बाई बी। मतलब तो आसान है कि नहीं, बोलो तो भी का मिनिमम वैल्यू ई बाई बी लिख सकते हैं। केवल अगर भी पूछता, मिनिमम नहीं पूछता, तो क्या लिखते, ई बाई बी साइन थीटा। समझ गया। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि भी का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही ना राइट हैंड साइड का होगा। तो सोचो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलो ई किधर है,
तो ई जो है वो आई में है, ई किधर है, आई में, एक्स में है तो आई में। बी किधर है, तो क्वेश्चन में कह दिया है बी है जे में। क्रॉस भी किधर है मालूम नहीं, हाँ इतना जरूर मालूम है कि भी जो है 20 से 90 डिग्री का एंगल बना रहा, यानी बी इधर है तो भी से 90 डिग्री के एंगल पे होगा इस वाई एक्सिस पे। लेकिन थोड़ा सोचो ना कि इधर अगर आई है तो यहाँ पे हम क्या लिख दें कि जे क्रॉस उतना करें तो ये भी आई हो जाए, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड आई में है तो राइट हैंड साइड भी आई में होना ना चाहिए। तो सोचो अगर तुम यहाँ के लिख दोगे तो बतलाओ तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा, यानी कि ई आई इधर बी भी आई। बतलाओ तो इससे क्या पता चल गया जी, जे क्रॉस के आई होता है ना, यानी हमको इससे ये पता चल गया कि जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री के एंगल पे तो होना ही चाहिए 20 से, और अगर के में डायरेक्टेड होगा तो बी क्रॉस भी का डायरेक्शन भी आई में हो जाएगा ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का रहा वही राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं। तो बतलाओ तो वेलोसिटी किधर होना चाहिए, तो बोलेंगे वेलोसिटी शुड बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक ना। यहाँ बोल देंगे वेलोसिटी शुड बी अलोंग जेड एक्सिस, समझ गया। तो देखो जी, इसको हम तुम लोगों को इतना ही बता रहे हैं। अगले क्लास में हम तुम लोगों को कुछ और एप्लीकेशन सिखाएंगे। देखो 2 कंटेंट बचा हुआ है, एक तो वेक्टर को आई जे के में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ जो डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है वो बचा हुआ है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि अभी जितना सीखे हो तो एस.सी. वर्मा का जो एक्सरसाइज है उसमें 1 से 19 तक जो प्रॉब्लम है उसमें केवल एक 9 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम वो 3 डायमेंशनल है जिसका कंसेप्ट नहीं सीखा है। बाकी सारे का तुम कंसेप्ट सीखे हुए हो तो उसको तुम ट्राई कर सकते हो। हम बोल दे रहे हैं कि वो लोग क्वेश्चन का लिंक भी दे देगा जिससे कि तुम्हारे लिए काम आसान हो। बस 1-2 क्लास और तुम्हारा होगा, उसके बाद जो है वेक्टर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।